बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मुतालिक कुछ डिस्कस करूँगा। इससे पहले अजीज़ तलबा, मैं अपने आज के लेक्चर का आगाज़ कुरान पाक की एक आयत से करना चाहूँगा। कुरान पाक के 26वें पारे के अंदर 27वें पारे के अंदर सूरह हुजरात है। सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा मुत्तकी है, ज़्यादा परहेज़गार है। तकवा किसे कहते हैं? तकवा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। याद रखिएगा, तकवा की तारीफ़ जो है ना वो ये है कि अल्लाह का डर और खौफ इंतहाई दर्जे का इंसान के दिल में मौजूद हो, और उसी डर और खौफ की वजह से अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों को छोड़ देता है, गुनाह के कामों को छोड़ देता है, तो इसको तकवा कहते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी ज़िंदगी में कोशिश करनी चाहिए कि हर वो काम जिसमें से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है उस काम से बचें, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से, गुनाह के कामों से बचें और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। अब देखें, झूठ बोलना, गीबत करना, ये सारे गुनाह के काम है। ठीक है ना, वालिदैन की नाफरमानी करना, शराब पीना, जुआ खेलना, ठीक है जी, इसके अलावा गाने सुनना, इस तरह के बेशुमार काम जो कि ज़िंदगी में हम करते नज़र आते हैं, ये सारे अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह वाले काम हैं। हमें इन कामों से इज्तनाब करना चाहिए जी। तो ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आज मैं आपसे कुछ एटम की स्ट्रक्चर के मुतालिक कुछ जनरल सी बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो कि पिछली क्लासेस से भी आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके माइंड में होना चाहिए। सबसे पहले तो एटम की डेफिनेशन जो कि आप इनिशियल क्लासेस से 4 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो डिफरेंट आप इसकी एग्जांपल वो डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन सबसे सिंपल डेफिनेशन जो एटम की है ना वो ये है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है ना, साइंटिस्ट का ये कंसेप्ट है, ये नजरिया है कि ये पूरी कायनात जो है, ये पूरी यूनिवर्स जो है ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, एंटिटीज हैं, उनसे मिलके बनी है। इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, स्मॉलेस्ट एंटिटीज को हम एटम कहते हैं। ठीक है, जो इस पूरी यूनिवर्स की मैटर की बेस के अंदर मौजूद हैं। जैसे आप एक बहुत बड़ा कमरा तामीर करते हैं, एक घर बनाते हैं, तो उसकी एक बेस होती है, एक पत्थर या एक ईंट जो है वो उस घर की एक बुनियाद होती है, बेस होती है। बिल्कुल इसी तरह पूरी यूनिवर्स की मैटर की जो बेस है ना वो क्या है? एटम है। एटम का जो इनिशियल कंसेप्ट था, ग्रीक फिलासफर्स ने इसके ऊपर काम किया था। उनमें डेमोक्रेटस एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने 500 कबल मसीह के अंदर सबसे पहले एटम का कंसेप्ट पेश किया था। और एटम ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। ये एटोमोस से निकला है। एटोमोस मीन्स अनकटेबल, इनडिवाइजेबल। कोई भी ऐसा पार्टिकल या कंपोनेंट जिसको आप फर्दर कट न कर सकें, फर्दर छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड न कर सकें, उसको हम एटम कहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ओल्ड कंसेप्ट है। पुराने ज़माने में जो पहला कंसेप्ट था ना एटम के मतलब वो यही था कि एटम को आप फर्दर छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि ये कंसेप्ट बाद में रिजेक्ट हो गया है। अभी एटम को आप फर्दर छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एटम की बेसिक कंपोनेंट्स आपको पता है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। दीज आर द बेसिक 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और there is a central portion of the atom which is known as nucleus, and you know that protons and neutrons are present inside the nucleus. ठीक है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है एटम का, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और एटम के गिर्द कुछ स्पेशल किस्म के ट्रैक्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे, जो कंपोनेंट रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जस्ट सिंपल कंसेप्ट मैं आपकी रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, वरना ये कंसेप्ट जो है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। इनकी डिटेल स्ट्रक्चर आप इंशाल्लाह कुछ थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे, और आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इसकी आप फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि एटम जो है ना, एटम्स जब मिलते हैं तो एटम्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनसे एलिमेंट बनते हैं। ठीक है जी, और डिफरेंट एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो उनके मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है,
मालिक्यूल्स और कंपाउंड जो होते हैं, यही एटम जब एक फिक्स्ड रेशो में आपस में इकट्ठे मिलते हैं तो उनके मिलने से कंपाउंड बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो इनके मिलने से वाटर मालिक्यूल बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है ना। इसी तरह कार्बन जो कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेस है, ठीक है ना, ये जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ एक फिक्स रेशो में मिलती है तो उससे ग्लूकोज मिलता है। यानी छोटे एटम्स के मिलने से एलिमेंट्स बने, फिर एलिमेंट्स जब एक फिक्स रेशो में आपस में इकट्ठे मिलते हैं तो उनके मिलने से फिर कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स बनते जाते हैं। यानी स्मॉलर से वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल से लार्जर पार्टिकल्स जो है ना वो बनना शुरू हुई है, और तमाम यूनिवर्स की इब्तिदा जो है ना वो बेसिकली इसी तरह हुई है। छोटे कंपोनेंट्स ने मिलके फिर बड़ा बनाया, फिर उससे बड़ा पार्टिकल बना, फिर उससे बड़ा पार्टिकल बना। इस तरह करते करते लार्ज स्ट्रक्चर्स जो है ना जो कि हमें नजर आती हैं वो वजूद में आई, ठीक है ना। तो स्टार्ट एटम से लें तो एक पूरे का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं कि तमाम कंपोनेंट्स की एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एटम से स्टार्ट होती है। एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स में फिर जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आप माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड्स को मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर उनके मिलने से आगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है उसकी बेस शुरू हो जाती है, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज हैं, फिर सेल ऑर्गेनेलीज के मिलने से सेल्स बने हैं, सेल्स के मिलने से टिश्यूज बने हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम। इस तरह या पूरे का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लेवल है जो कि आपको नजर आ रहे हैं। पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोम, बायोम्स के बाद फिर प्लैनेट्स बनते हैं, ठीक है ना। प्लैनेट्स मिलके मुख्तलिफ स्टार्स और गैलेक्सीज बनाते हैं और इस तरह पूरी यूनिवर्स बनती है। यानी अगर आप पूरी यूनिवर्स की बेस में चले जाएं तो आपको एटम मिलेगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ है? एटम से हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, अब एटम को क्या आप देख सकते हैं? एटम बहुत छोटे कंपोनेंट हैं। इनका साइज जो है ना वो एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में होता है। 10⁻⁻10 से ऑनवर्ड की रेंज के अंदर एटम्स आते हैं। इनको देखने के लिए बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर की गई, स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, STM आप इसको कहते हैं। इस माइक्रोस्कोप की मदद से आप क्या कर सकते हैं? एटम की स्टडी कर सकते हैं। एटम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं अगर आप उनको स्टडी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर इससे रेलेवेंट कोई चीज़ मेंशन नहीं है, इसकी डिटेल नहीं दी हुई। जस्ट आप अपने नॉलेज के लिए ये चीज़ याद रखें कि एटम्स चूँकि बहुत स्मॉल हैं लेकिन इनको स्टडी भी किया गया है, और इनको स्टडी करने के लिए जो माइक्रोस्कोप, जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं उसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जी। तो अब एटम के जो बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मुतालिक कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, J.J. थॉमसन। इन्होंने 1897 के अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। ये आपकी बुक में नहीं है, इंशाल्लाह आप FFC लेवल पे जाएंगे तो इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। उसके बाद उसके एक साल बाद एक और साइंटिस्ट आए, गोल्डस्टाइन। इन्होंने 1898 के अंदर प्रोटॉन को डिस्कवर किया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने भी एक स्पेशल किस्म का बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिनमें इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। उसमें इन्होंने जो पार्टिकल डिस्कवर किए थे ना, अच्छा, प्रोटॉन का वर्ड गोल्डस्टाइन ने यूज नहीं किया था। गोल्डस्टाइन ने कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज का कंसेप्ट दिया था। ये प्रोटॉन का कंसेप्ट जो है ना, या प्रोटॉन का वर्ड जो है, ये बाद में 1917 के अंदर रदरफोर्ड ने ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया था। गोल्डस्टाइन जिन्होंने सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किए थे, उन्होंने इन पार्टिकल्स को आपने कैनाल रेज का या पॉजिटिव रेज का नाम दिया था, ठीक है जी। तो इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए 1932 के अंदर, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। इन्होंने भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। उसके बाद रदरफोर्ड जो है ना, एटम के न्यूक्लियस के ऊपर, एटम के फ्रंटल पोर्शन के ऊपर सबसे पहले काम रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। इनका पूरा एक्सपेरिमेंट बुक के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये एक्सपेरिमेंट आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना।
नाउ कम टू द साइज ऑफ एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल। ये आपको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका साइज कितना होता है। तो याद रखिएगा कि एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम होता है, दैट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10। न्यूक्लियस का साइज 10 पावर माइनस 14 होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, 10 पावर माइनस 15। और इलेक्ट्रॉन का साइज जो है वो 10 पावर माइनस 18 की रेंज में पाया जाता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे छोटे होते हैं। और इसके अलावा अगर आप मैथ देखें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो प्रोटॉन चार्ज याद रखिएगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है ना कि न्यूट्रल होते हैं, दे कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। और अगर आप मैथ को देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना इन दोनों का मैथ ऑलमोस्ट सेम होता है, वेरी माइन्यूट डिफरेंस होता है इनका। प्रोटॉन का साइज 1.673 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है, जबकि न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन का साइज कितना है 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैसे भी ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में एटम की ब्रीफ स्ट्रक्चर के मुतालिक जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको रिवाइव करने में, अपने ज़हन के अंदर रिफ्रेश करने में आपको हेल्प मिली होगी। लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।